चलो भाई भाई शांति। देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला है, ध्यान से सुनो। देखो किसी बॉडी का अगर शेप एंड साइज चेंज होता है तो स्ट्रेस डेवलप होगा, नहीं होता तो नहीं डेवलप होगा। ये हमेशा सच नहीं है। जैसे कि इस केस में दिख रहा है तुमको, देयर इज अ रॉड विच इज ट्रैप्ड बिटवीन टू वॉल्स। दो वॉल्स के बीच में एक रॉड को फंसाया रखा गया है, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? और हमको पता है कि अगर चीज़ों को हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपांड करता है, ठंडा करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, स्क्वीज़ करता है, कंप्रेस हो जाता है, लेंथ छोटा हो जाता है उसका। तो देखो ऐसे केस में अगर मैं रॉड के नीचे आग लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट, सो व्हाट विल हैपन विद द टेम्परेचर ऑफ द रॉड, इट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड इट वुड लाइक टू इंक्रीज इट्स लेंथ, राइट। वो चाहेगा कि उसका लेंथ इंक्रीज हो जाए, बिकॉज नॉर्मली बॉडीज़ का यही बिहेवियर होता है कि अगर तुम उनके टेम्परेचर को बढ़ाओगे उसका वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। बट क्या ये रॉड अपना लेंथ अभी इंक्रीज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज तुमने दोनों तरफ दो रेस्ट्रेन लगा के रखा है, दो वाल्स लगा के रखा है, तो रॉड लंबा हो नहीं पाएगा। इज दैट क्लियर? तो अभी अगर मैं तुमको पूछूं क्या रॉड का लेंथ बदला क्या, बट क्या रॉड में कोई रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा? द आंसर इज यस। बिकॉज देखो गर्म करने के बाद जो लंबा होता है ना, वो उसका खुद का चॉइस है, वो लंबा होना चाहता है। तुमने कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, आयुष क्या कर रहा है? आप भी करना है तेरे को जब मैं समझा रहा हूँ। इधर सुनो, इधर सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं ना, वो जो लंबा होना चाहता है उसके पीछे का साइंस ही अलग है। लंबा जो हो रहा है वो किसी डिफॉर्मिंग फोर्सेस के कारण नहीं हो रहा। एक्चुअली क्या होता है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एटम्स जो होता है ना, उनको जब एनर्जी मिलता है वो लोग वाइब्रेट करना चालू करते हैं, और उनका जब एनर्जी बढ़ जाएगा ना, उनका जो वाइब्रेशन है वो भी बहुत इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू विच द एवरेज सेपरेशन बिटवीन एटम्स इंक्रीजेस, राइट। एवरेज में बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करता है, तो एवरेज में उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये किसी डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं है कि मैंने रॉड को उसके विश के अगेंस्ट खींच कर लंबा कर दिया, ऐसा नहीं है। उनके ऑसिलेशंस के कारण, उनके खुद के चॉइस के कारण वो बॉडी क्या करता है, एक्सपांड करता है। इज दैट क्लियर? अभी तुम अगर इसको एक्सपांड करने नहीं दोगे तब जाके स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक उल्टा, ये लेंथ अपना बदलना चाहता है, इट वांट्स टू चेंज इट्स लेंथ। देखो यार, ट्राई टू कनेक्ट। इसके पहले मैं क्या कह रहा था, रॉड को खींचा, उसका लेंथ बदला तो स्ट्रेस आया, तो स्ट्रेन आया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रॉड का लेंथ बदला नहीं, देयर इज नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, बट स्टिल देयर इज स्ट्रेस। ये ऐसे केसेस में होता है जब वो बॉडी नेचुरली लंबा होना चाहता है। तुमने गर्म किया या तुमने अगर इसको ठंडा कर दिया, ये श्रिंक करना चाहेगा तुमने, लेकिन वॉल में उसको फंसा के रख दिया। वो श्रिंक होना चाहता है लेकिन तुमने फंसा के रख दिया, तो श्रिंक हो नहीं पाएगा, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, बिकॉज अभी वो श्रिंक होना चाहता है, तुमने रोक के रख दिया, तो अंदर का जो रेस्टोरिंग फोर्सेस है वो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू पुल इट। मैं तुमने इसको रोक के रख दिया, बाहर से वॉल के थ्रू फिक्स करके रख दिया, तो वो छोटा हो नहीं पा रहा। क्लियर है? पक्का? इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था, बॉडी का शेप एंड साइज बिगड़ेगा, स्ट्रेन आएगा तो स्ट्रेस आएगा। अभी मैंने एग्जैक्टली इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। मैंने कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि ये केस, ये रॉड अपना शेप एंड साइज बदल नहीं रहा, देयर इज नो डिफॉर्मेशन, देयर इज नो स्ट्रेन, बट स्टिल देयर इज स्ट्रेस। इज दैट क्लियर? तो ऐसे केसेस में अगर तुमको स्ट्रेन या स्ट्रेस डिफाइन करना है, सॉरी मैंने स्ट्रेस लिख के रखा, स्ट्रेस नहीं होगा, दिस इज, अगर स्ट्रेन डिफाइन करना है तो स्ट्रेन कैसे डिफाइन करोगे, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन दैट वुड हैव हैपेंड। कम ऑन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन दैट वुड हैव हैपेंड। मतलब अगर ये रॉड खाली होता, अगर तुमने इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर तक लेके जाओगे, लेट से डेल लेंथ से उसका लेंथ बड़ा हो जाता, बट बड़ा हो नहीं पाया, राइट। तो डेल एल जो चेंज होना चाहिए था उसको लिखोगे डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट विल बी स्ट्रेन। समझ में? उल्टा भी हो सकता है, तूने रॉड को ठंडा कर दिया, वो श्रिंक होना चाहेगा, डेल एल लेंथ से छोटा हो जाता, हो नहीं पा रहा, हो जाता, वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बाद में जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, केडीजी पढ़ेंगे, तब मैं तुमको बताऊंगा कि टेम्परेचर से बॉडीज़ के शेप एंड साइज जो बदलता है उसको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है ना। अभी इस पर प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे, मैं सिर्फ तुमको थ्योरी बता के रख रहा हूँ, लेकिन तुम समझ के रखो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जितना होना चाहिए था डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज हाउ यू मेजर स्ट्रेन।
ठीक, कोई डाउट? तुझे फोकस स्टेप, फोकस है ना स्क्रीन, ठीक है? अच्छा, ओए नमन इधर सुनो। अभी स्प्रिंग के साथ कभी खेला? पेन के अंदर जो स्प्रिंग होता है उसको अगर थोड़ा सा दबाओगे वो फिर से खुल के अपने ओरिजिनल शेप ले लेगा, थोड़ा सा खींचोगे छोड़ने के बाद फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा। पकड़ के बहुत खींचोगे ना वो तार बन जाएगा, उसका जो रेस्टोर करने का कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट? इज दैट क्लियर? मतलब उसमें और कोई इलास्टिसिटी नहीं बचेगा। जब तक तुमने उसका डिफॉर्मेशन बहुत कम रखा, वेरी लेस, थोड़ा सा कंप्रेस किया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया, वो अपने इलास्टिसिटी शो कर रहा था। बिकॉज थोड़ा सा कंप्रेस करोगे छोड़ दोगे फिर से अपना नेचुरल लेंथ में वो आ जाएगा। स्प्रिंग है, थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया फिर से वो अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दोगे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो स्प्रिंग अपना इलास्टिसिटी खो देगा। होता है ना, कभी किया तुमने? खींच के तार बना सकते हो उसको, मतलब फील लेने के लिए बता रहा हूँ तब, और वो इलास्टिक बिहेवियर अपना शो नहीं करेगा। तो हमने एक लिमिट डिफाइन किया कि कब तक एक बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिकवर कर सकता है। तो उस लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। लिमिट तो वर्ड समझ में आता है, लिमिट मतलब अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिटी, मतलब कितना तुम डिफॉर्म कर पाओगे, अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिटी up to which if deforming forces are removed the body will not recover its shape and size। समझ में? वो अपर लिमिट है। उससे थोड़ा भी अगर और ज़्यादा डिफॉर्म कर दोगे आफ्टर यू रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्सेस पूरा रिकवरी नहीं करेगा। मैंने डिफॉर्मिटी का बोला, डिफॉर्मिटी का। जैसे कि अगर रॉड है, रॉड का लेंथ L, जैसे उसने कहा सर उसका एक्चुअल लेंथ 100 सेंटीमीटर्स, हमने 5 सेंटीमीटर लंबा कर दिया। फिर जब डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटा दोगे तो वो 5 सेंटीमीटर फिर से 0 हो जाएगा, उसका लेंथ फिर से कितना हो जाएगा 100। तो मैंने एक अपर लिमिट स्टडी किया, ये सब लैब में स्टडी कर सकते हैं, सिविल अगर पढ़ोगे तो उसमें ये सब करवाते हैं। एक रॉड को लगाएंगे एक मशीन में और खींचता रहेगा और वो रीडिंग देते रहेगा कि इतना लेंथ चेंज हुआ है, इतना स्ट्रेस डेवलप हुआ है। स्ट्रेस तो निकाल सकते हैं ना फोर्स बाय एरिया करके, वो मशीन कितना फोर्स लगा रहा है वो मशीन रीडिंग दे देगा। और रॉड का एरिया तुमको पहले से पता था, फोर्स बाय एरिया करके स्ट्रेस निकल जाता है और कितना लंबा होते जा रहा है वो स्ट्रेन रीडिंग देते रहता है। मतलब ये चीज़ जैसे दूर जाते रहेगा उतना लेंथ बढ़ता रहेगा उसका। तो फॉर एग्जांपल अपर लिमिट हो गया 7 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब क्या है कि तुमने रॉड को खींच के उसका लेंथ 100 से बढ़ा के अगर 107 तक लेके जाओगे, उसके बाद फोर्सेस को फिर से हटा दोगे तो फिर से वो 100 सेंटीमीटर में रिटर्न आ जाएगा। इट विल मेक ए कंप्लीट रिकवरी। अभी तुमने क्या किया, 107 तक नहीं खींचा, 108 तक खींच दिया। हाँ, उसके बाद तुम अगर डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हटा दोगे तो वो 100 तक नहीं आएगा। सोचो 103 104 तक ही आएगा, बिकॉज 100 था उसका एक्चुअल लेंथ, आना चाहिए था 100 तक, आया कहाँ तक 102 तक फॉर एग्जांपल। तो पार्शियल रिकवरी हुआ, फुल रिकवरी नहीं हुआ। तो वो जो 107 है ना, 7 सेंटीमीटर जो है दैट इज द लिमिट ऑफ डिफॉर्मिटी। उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। आया समझ में? यस सर। पक्का? कोई डाउट? डन? पॉज कर। फोकस है, फोकस है। ठीक है, अच्छा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था। थोड़ा सा डिफॉर्म करोगे तो इलास्टिक रहेगा, और ये भी बताया था कि बॉडी को तुम जितना ज़्यादा डिफॉर्म करोगे उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। जितना ज़्यादा डिफॉर्म करोगे मतलब स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रेस भी उतना ही ज़्यादा होगा, बिकॉज स्ट्रेस इज एन आउटपुट ऑफ व्हाट, रेस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि बॉडी को तुम जितना ज़्यादा डिफॉर्म करोगे उतना अगर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है तो स्ट्रेस स्ट्रेन्स के टर्म में हम क्या कह सकते हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा। कब तक? ओनली फॉर वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशंस। बहुत ज़्यादा डिफॉर्म करोगे, स्प्रिंग वाला एग्जांपल दिया था, तब तो तुम स्ट्रेस तो बहुत लगा दिया तुमने, स्ट्रेन बहुत हो जाएगा, राइट? तब ये प्रोपोर्शनलिटी और फॉलो नहीं होगा। तो रॉबर्ट हुक बोल के एक साइंटिस्ट था जिसने ये ऑब्जर्व किया और उसने अपना हुक्स लॉ दिया। लिखा कि फॉर वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशंस, अगर थोड़ा बिगाड़ोगे, बहुत ज़्यादा नहीं बिगाड़ोगे, अगर थोड़ा बहुत बिगाड़ोगे तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्ट्रेन।
ये प्रोपोर्शनलिटी दी और हमको पता है कि अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं इसको हमको एक कांस्टेंट से रिप्लेस करना पड़ता है, राइट। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताते हैं। क्या बुलाते हैं हम इसको? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी तुमको कोई पूछे सर इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या है? देखो स्ट्रेन तो यूनिटलेस है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट और स्ट्रेस का यूनिट क्या रहेगा? सेम, सिंपल, राइट। ओके, दिस इज बेसिकली रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और कुछ नहीं है। नाम सिर्फ क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी बताओ कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है? 3। कितने टाइप्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन है? 3। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 वैरायटी के होंगे। सिंपल, इज दैट क्लियर? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का 3 पार्ट्स, यंग्स मॉडुलस, शेयर या रिजिडिटी मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। समझ में आ जाएगा किसको? बिकॉज स्ट्रेस भी 3 टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन, उन्हीं के रेशियोज को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। इज दैट क्लियर? अभी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले विल टॉक अबाउट यंग्स मॉडुलस। किसके बारे में बात करेंगे? यंग्स मॉडुलस। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट यंग्स मॉडुलस, इसका यूनिट क्या होता है? वाई। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एंड वाई इन दिस केस क्या होगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बट यंग्स मॉडुलस जो है दैट इज डिफाइंड फॉर सिलेंडर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, मैंने जो बताया था, राइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में स्ट्रेस का नाम क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और स्ट्रेन का नाम क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, अभी इसमें अगर वैल्यूज पुट करना चाहो तो फोर्स बाय एरिया एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में हम क्या लिखेंगे? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इज दैट क्लियर? अभी यंग्स मॉडुलस जो है ना, दिस इज कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल। कांस्टेंट तो है ही, राइट, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है? वो कैसा मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कांस्टेंट फॉर ए मटेरियल, मतलब अगर मटेरियल बदल जाएगा तो उसका यंग्स मॉडुलस भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मटेरियल मतलब किस चीज़ से वो बना हुआ है, वो अगर बदल जाएगा तो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ इसको हमने y लिख दिया। इसको अगर हम सजा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? F इंटू एल ए इंटू डेल एल। दिमाग इसको याद रखना है, डेल एल इज व्हाट? चेंज इन लेंथ। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी ध्यान से देखना। अभी हम f को क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू ए वाई बाई एल इंटू डेल एल लिख सकते हैं। कम ऑन, F इक्वल टू ए वाई बाई एल इंटू डेल एल। अच्छा, उस मटेरियल के लिए एक कांस्टेंट है, कैपिटल ए, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। y का वैल्यू कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस, और कैपिटल L क्या? दैट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड। सो दिस इज अ कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? सो कैन आई से दिस फॉर्मूला इज कंपेरेबल टू F इक्वल टू kx स्प्रिंग फोर्स, बिकॉज k कांस्टेंट होता था, nx होता था कि उस स्प्रिंग के लेंथ में कितना चेंज आया है, राइट। यहाँ पर बस हमारे पास रॉड था, राइट, रॉड में हमने F फोर्स लगाया तो उसका लेंथ डेल एल अमाउंट से इंक्रीज हो गया। हमको ये भी पता है कि अगर मैं इस फोर्स को हटा दूँ ये फिर से अपना डेल एल लेंथ रिकवर कर लेगा, फिर से एल लेंथ में चला जाएगा। सो दिस केस इज वेरी मच सिमिलर टू दिस केस। अगर हमने एफ फोर्स लगाया, कितने लेंथ से इसका एक्सटेंशन आ गया? एक्स लेंथ से एक्सटेंशन आ गया। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? सो दोनों का जो बेसिक फंक्शनिंग है वो एक ही जैसा है। रॉड को खींचा, अब रॉड रेस्टोरिंग फोर्स कितना लगाएगा डिपेंड करेगा कि रॉड में कितना लेंथ में चेंज आया, राइट। सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डेल एल। डेल एल इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड। डेल एल का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा रॉड उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा, एग्जैक्टली लाइक द स्प्रिंग। स्प्रिंग के लेंथ में अगर एक्स चेंज आता है तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगाएगा? एफ इक्वल टू के एक्स। समझ में आया? सो हियर वी आर कंपेयरिंग द एलोंगेशन ऑफ द रॉड विद द एक्सटेंशन ऑफ ए स्प्रिंग।
दे आर एनालॉजिकल. एनालॉजिकल का मतलब क्या है? सेम, सिमिलर. इज दैट क्लियर? पक्का? पॉज करना. अच्छा, स्प्रिंग का जो के होता है, के है ना, वो तो कांस्टेंट होता है. उसका नाम क्या है? स्टिफनेस कांस्टेंट भी बुलाते हैं उसको. पढ़ा है कभी किसी बुक में? वी ऑल्सो कॉल इट एज स्टिफनेस कांस्टेंट. ये जो के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ साथ इसको हम स्टिफनेस कांस्टेंट भी बुलाते हैं. इज दैट क्लियर? आयुष इधर देख, स्टिफनेस कांस्टेंट क्यों बुलाते हैं? कैन एनीवन गिव मी द फिजिकल मीनिंग ऑफ के? फिजिकली के क्या रिप्रेजेंट करता है? जितना स्टिफ होगा स्प्रिंग उतना ही के ज्यादा. स्टिफ का मतलब क्या? टाइट. अभी अगर तुम पेन के जो पेन के अंदर जो स्प्रिंग आता है उसको अगर मेरे गाड़ी के सस्पेंशन वाले स्प्रिंग के साथ कंपेयर करोगे, दोनों में डिफरेंस होगा ही नहीं होगा, राइट? दैट इज गाड़ी का सस्पेंशन जिस मटेरियल से बनता है उससे मैंने पेन वाला स्प्रिंग बनाया. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो वो वाला स्प्रिंग बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होगा क्या? उसको दबाना बहुत मुश्किल होगा ही नहीं होगा. और गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? तो उस फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है के, राइट? तो के का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? के का वैल्यू डिपेंड करता है स्प्रिंग कितना टाइट है. ठीक है, मतलब उस मटेरियल पे डिपेंड करता है. एंड एट द सेम टाइम के का वैल्यू और एक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है. सोचो तुम्हारे पास एक 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का एक रॉड है. ठीक है, उसमें मैंने बोला कि उस रॉड को पकड़ के 1 mm लंबा कर दो. क्या बोला मैंने? 1 mm लंबा कर दो. लिखो क्या ना, याद रहेगा? 15 स्केल का एग्जांपल. स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है ना, तो एक स्केल के लेंथ का एक सिलेंडर है, उसको खींच के हमने 1 mm लंबा करने दिया. ठीक है, और एक 2 सेंटीमीटर का रॉड है, उसको खींच के 1 mm लंबा करने दिया. देयर आर 2 डिफरेंट सिचुएशंस. दोनों में हमने एक चीज़ को कॉमन रखा. मैंने बोला चेंज इन लेंथ. दोनों में क्या है? सेम. पहले वाले 15 सेंटीमीटर के रॉड को भी तुमको खींच के 1 mm लंबा करना है, और जो 2 सेंटीमीटर का रॉड था, छोटा वाला रॉड, उसको भी खींच के तुमको 1 mm लंबा करना है, राइट? किस केस में ज़्यादा मेहनत होगा 1 mm तक पहुंचाने में? जब रॉड का एक्चुअल लेंथ छोटा है, जब रॉड का ओरिजिनल लेंथ छोटा है, उसको लंबा करने में तुमको ज़्यादा मेहनत होगा. Getting the point? So can I say it will be more tighter, it will be difficult to stretch. So can I say that the stiffness will be inversely proportional to the length of the rod? रॉड का लेंथ जितना छोटा, स्टिफनेस उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा टाइट होगा, उसको खींचना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा. Hence proved by this. Can I say K is equal to AY by L? दिख रहा है नहीं दिख रहा? Can I say K जो है that is equal to what? AY by L. ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है? K is inversely proportional to what? L. मतलब K जो है that is stiffness. और किस पे इन्वर्सली डिपेंडेंट है? L पे इन्वर्सली डिपेंडेंट है. L क्या है? दैट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड. तो लेंथ का रॉड का लेंथ जितना छोटा होगा, स्टिफनेस उतना ज़्यादा होगा. बात समझ में आया? और तो मैंने तुमको फिजिकली बताया था, ये प्रूव हो जाता है. बात समझ में आया? तो अभी अगर तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, उसका स्टिफनेस कांस्टेंट K है. ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट K है. अभी तुमने स्प्रिंग को, अच्छा इसका लेंथ मैंने L मान लिया, इस स्प्रिंग को तुमने 1:2 के रेशियो में काट दिया. किस रेशियो में काटा? 1:2. 2 टुकड़ों में एक स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है. दिस इज लेंथ L1, दिस इज लेंथ L2. तो यहाँ पर L1 बाई L2 1:2 है. तो ये जो 2 नया स्प्रिंग बना है, इनका नया स्टिफनेस कांस्टेंट K के टर्म्स में कितना होगा वो बता रहे. पॉज करना. ये जो नया 2 स्प्रिंग, कैन आई से K is inversely proportional to L? Is that clear? And can I say K1 is inversely proportional to 1 by L1? अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं K1 by K, हमको क्या मिलेगा? L1 by L? अरे, and what is L1 in terms of L? L1 और L2 का रेशियो क्या है? 1:2. So L1 का वैल्यू क्या होगा? 1/3 of the total length L. भाई
तुम लोगों को क्या ये रेशियो नहीं आता क्या? L1:L2 कितना दिया हुआ है? 1:2 एंड तुमको पता कि L1 + L2 का वैल्यू कितना है? L। अभी तो सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर L1 का वैल्यू कितना होगा? 1 / 1 + 2 दी एक्चुअल लेंथ एंड L2 का वैल्यू कितना होगा? 2 / 1 + 2 द एक्चुअल लेंथ। ये सब करना आता है नहीं आता तुमको? नहीं आता। ये कितना होगा? L/3 और ये कितना होगा? 2L/3। इज दैट क्लियर? तभी अगर हम यहाँ पर रेशियो निकालें L1 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? L/3 और ये क्या हो जाएगा? L गेट्स कैंसल्ड। तो K1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक मिनट। सो यहाँ पर हो जाएगा L1, ऊपर क्या हो जाएगा? L, राइट? सो इन दिस केस L / L1 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? L/3 ये चला जाएगा। सो यहाँ पर K1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3K लिख सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड। वी आर एक्सपेक्टिंग द स्टिफनेस टू इंक्रीज बिकॉज उसका एक्चुअल लेंथ क्या हो चुका है? घट चुका है। समझ में आ रहा है ना? देखो जब वो लंबा था तो उसका स्टिफनेस कितना था? K था। अभी जब तुमने उसको काट के छोटा कर दिया, उसका जो K1 का वैल्यू होगा, K2 का वैल्यू होगा ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज K1, दिस इज व्हाट? K2। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। कोई डाउट इसमें? पक्का? श्योर? ऐसे करके निकालना। और इस चीज़ को हमेशा याद रखना, L1:L2 1:2 होगा तो L1 का वैल्यू कितना होगा? 1 / 1 + 2 ऑफ द एक्चुअल लेंथ। L2 का वैल्यू कितना होगा? 2 / 1 + 2 ऑफ द एक्चुअल लेंथ। अरे नहीं हो जाता, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ऐसे ही आएगा। आर गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो ऐसे करके निकालेंगे हम नया स्टिफनेस कांस्टेंट। कोई डाउट?